आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज जो हम बात करने वाले हैं ना, उसका नाम है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव पराक्रम। और ये बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जो है ना, वो सबसे तगड़ा चैप्टर है। और यही चैप्टर का आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म करने वाला हूं। यानी आज के बाद आपको जैव पराक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टेंशन हो गया खत्म। क्योंकि सर आपके एग्जाम में प्रत्येक साल 2 से 3 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का होता है ना, वो जैव पराक्रम से आता है तो आता है। और मैं कहूंगा सर कि जब वो एग्जाम में आता है तो मैं इसको गोली मार के भगाता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है ना कि जैव पराक्रम बोले तो बायोलॉजी का सबसे अहम भूमिका निभाता है बायोलॉजी में सर, ठीक है ना। क्योंकि बायोलॉजी को सीखना है ना, तो जैव पराक्रम को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। लेकिन चलो ये तो दूर की बात है, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करूंगा तो उसमें पूरा डीपली तरीका से बात करूंगा। लेकिन ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आज के बाद आप ठान लो, अपने दिल और दिमाग में बैठा लो कि जितना संदीप कुमार पढ़ा देगा इतना से फालतू आने वाला नहीं है। तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखो तो अरे जी घबराता है। आ जाओ। अब देखो मेरा मकसद क्या है सर, कि आपके खोपड़िया में सब कुछ डाल देना है, ठीक है ना। यानी मैथ और साइंस आपके दिल और दिमाग में दौड़ना चाहिए। सबसे पहली बात है ना, सबसे पहला क्वेश्चन का आता है ना, 1 नंबर सवाल। 1 नंबर सवाल का आता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग जब आपसे पूछेगा सबसे लंबा भाग, जब पूछेगा सबसे लंबा भाग, तब अब देखो लंबा, सबसे लंबा तो मारना छोटी आत। क्या मारना? छोटी आत। क्या मारना? छोटी आत, ठीक है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आत। क्या है सर? छोटी आत। क्या है सर? छोटी आत। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, थोड़ा सा दिल से बोलिएगा, प्यार होगा मेरे बब्बा। हाँ, पूछेगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आत। क्या है सर? तो छोटी आत। क्या है सर? तो छोटी आत। और एक बात और बता देना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सभी ऑब्जेक्टिव को लिखना संभव नहीं है। ये सब ऑब्जेक्टिव को कितना लिख पाइएगा? नहीं ना लिख पाइएगा। अरे बेड़ू भाई, आपको मैं लिखने भी नहीं दूंगा। हाँ, आपके लिए रात दिन मेहनत करता है एसके साइंस क्लासेस सर। तो मैं आपका एक दायित्व बनता है, अगर आप इंसान है तो इंसानियत के नाते आपका एक दायित्व बनता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आपको भी थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत करना पड़ेगा सर। मेहनत यह करना पड़ेगा कि गांव टोले मोहल्ले में हर किसी के पास फैला दो, और एसके साइंस क्लासेस उसके दिल और दिमाग में बैठाने का मेरा ठेका है सर, ठीक है ना। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये पीडीएफ कहां मिलेगा? तो ये जो पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, या फिर टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा @ क्या सर्च कीजिएगा? @संदीप, @संदीप 7295, या फिर आप संदीप कुमार भी सर्च कीजिएगा तो मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है। चलो अब सवाल नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये स्वापोषी पोषण, ये स्वापोषी क्या होता है? तो कहता है ना कि जब जब तुझको देखो तो अरे जी घबराता है। स्वापोषी पोषण, स्वापोषी पोषण का मतलब होता है ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये खाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहेगा। मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी दूसरे जीवों पे निर्भर नहीं रहता है। अब सोचो कि दुनिया का वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब अपना खाना खाने के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वापोषी पोषण कहते हैं। अगर पूछता विषम पोषी पोषण, तो विषम पोषी पोषण वो पोषण होगा जो अपना भोजन दूसरे पे निर्भर रहता है, ठीक है ना। अपना भोजन करने के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर रहता है, उसे क्या हम लोग क्या कहते हैं? विषम पोषी। लेकिन स्वापोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है।
सब समझ लो कि अपना भोजन स्वयं बनाएगा। जब अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो उसको CO2 की आवश्यकता होगी, और CO2 गैस की आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होगी ना। आ जाओ, जब अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो उसको क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी ना। अरे होगा ना रे बीड़ू भाई। अच्छा, जब अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो उसको सूरज की प्रकाश मिलना चाहिए। अगर सूरज की प्रकाश नहीं मिलेगा तो बोल देगा टें, क्या बोल देगा टें, ठीक है ना। तो उसको क्या मिलनी चाहिए, सूरज की प्रकाश मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, सूरज की प्रकाश मिलनी चाहिए। यानी कहने का सेंस है कि अगर स्वापोषी पोषण अगर है तो उसको इनमें से सभी चीज मिलना चाहिए। CO2 भी मिलना चाहिए, क्लोरोफिल भी मिलना चाहिए, सूरज की प्रकाश भी मिलना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। और एक बार अगर इंडिया से करते हो प्यार तो इसके साइंस क्लासेस से कर लो प्यार, तो कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके एक बार कमेंट कर दो मेरे यारो, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है क्या। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है कहां, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवों में। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण होता है कहां रे बीड़ू भाई। अब देखो, जैसे ही नाम लेगा प्रकाश संश्लेषण तो प्रकाश संश्लेषण वही होगा जो पेड़ पौधा हरे भरे रहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण होते हैं तो हरे पेड़ पौधों में, हरे पौधों में, कहां पे, हरे पौधों में। तो प्रकाश संश्लेषण होते हैं कहां पे, तो हरे पौधों में। कहां पे, हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ये आपका सी हो जाएगा। आ जाओ, अगला सवाल नंबर 4 क्या कहता है, कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है कहां पे। तो सबसे पहली बात है सर कि मैग्नीशियम जो है वो आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो सर वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम की मात्रा जो है वो क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पौधे की पत्ते जो होते हैं वो हरे होते हैं, ठीक है ना। तो हमसे पूछा मैग्नीशियम पाया जाता है कहां, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना % पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो है सर वो 2.6% पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना % पाया जाता है, तो 2.6% पाया जाता है। आपसे यह भी पूछ सकता है, आपका बोर्ड एग्जाम आपसे पूछेगा, लेकिन आपका बताना दायित्व बनता है। मैं तो कहता हूं सर कि गांव टोली मोहल्ले में शेयर कर दो, एसके साइंस क्लासेस की पहचान बन जाएगी, तो आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट बन जाएगा। क्योंकि सर आप सबको पता है कि पिछले बार 2022 में एसके साइंस क्लासेस का रिजल्ट कितना रहा, 482 प्लस। अब की बार 482 प्लस का टारगेट है। पिछले बार 482, अब की बार 482 प्लस। मैं कहता हूं सर कि आप इंसानियत के नाते सच्चे दिल से पढ़ो। अगर सच्चे दिल से पढ़ने में मन नहीं लगता तो मम्मी पापा को याद कर लो, जो घर में अपने अच्छे बदन पे अपने अच्छे कपड़ा नहीं पहनते होंगे, लेकिन आपको एक अच्छा जींस और एक अच्छा शर्ट दुर्गा पूजा में जरूर आपको खरीदाते होंगे सर। तो उस मम्मी पापा को याद कर लो, पढ़ाई में ऑटोमेटिकली मन लग जाएगा, ठीक है ना। आ जाना, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कितना मात्रा पाया जाता है, तो 2.6%। अच्छा, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो आपको हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। आ जाओ, ये सब पूछेगा सर। देखो, हमारा तो एक ही चीज कहना है कि हम आएंगे तो सिर्फ आपको ABCD टिक नहीं कराएंगे, हाँ आपके खोपड़िया में छेद करेंगे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आज इसका लास्ट पोजीशन है, ठीक है। देख लो थोड़ा सा 2 मिनट सर, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। देखो, कहता है ना सर कि मैं लेकर के आया हूं ये क्रैश कोर्स, जो मैथ और साइंस का एक क्रैश कोर्स है सर, जो क्लास 10th 2023 के लिए, ठीक है। ये क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो ये मैथ और साइंस का क्रैश कोर्स क्यों लाए हैं, क्योंकि हर बच्चे का जो है ना मार्क्स सबसे कम जो आता है वो मैथ और साइंस में आता है। तो ये BOD प्लस लाइव बैच है, ठीक है। अब ये बैच में आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे, तो ये बैच जो है सर वो आप सुन लीजिएगा, ये NCERT मैथ और साइंस NCERT हम पढ़ाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन बैंक कराएंगे ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है ना, 2011 से लेकर के 2022 तक। मॉडल पेपर कराएंगे, आ जाना, नोट्स देंगे प्लस VBI क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है ना।
ये बैच जो है सर वो स्टार्ट ऑन 11 अक्टूबर। ये बैच जो है वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो सारे का सारे बीओडी क्लास है, आप कभी भी कोर्स को खरीदिए और सारे वीडियो लेक्चर को जाकर के देख लीजिए, ठीक है ना। अब आना, ये बैच का जो प्राइस है ना वो मात्र 299 रुपए सर। इस बैच का प्राइस फिर बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो जाकर के इस कोर्स को खरीदिए लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे की ये कोर्स मिलेगा कहाँ, तो ये कोर्स मिलेगा डाउनलोड ऐप एसके साइंस क्लासेस, ठीक है ना। यानी जाकर के प्ले स्टोर से एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करोगे तो ये कोर्स दिख जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पास पे फोन पेटीएम खुद का नहीं है, तो आप अपने भैया चाचा दीदी जिससे भी पेमेंट करवाना है तो आप इस नंबर पे पेमेंट करवा दीजिएगा, ठीक है ना, 299। और यही व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। इसके बाद आपको आधा घंटा के अंदर आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और साथ ही ऐप को जिस नंबर से डाउनलोड कीजिएगा वो नंबर और ऐप में जो पासवर्ड डालेगा वो पासवर्ड भेज दीजिएगा, आपको तुरंत ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये नंबर पे आप नंबर पे कॉल कीजिएगा तो कॉल बहुत कम लगेगा। इस पे व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ओके। चलो आ जाओ, हम लोग कहाँ पे थे सर, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग तो यहाँ पे थे सर, हम लोग तो यहाँ पे थे। तभी तो कहोगे कि रात में नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं मिलता है। आ जाओ, कहता है ना सर विक किस जैव पराक्रम का हिस्सा है। अच्छा, विक जो है वो किस जैव पराक्रम का हिस्सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ये विक जो है सर वो जैव पराक्रम का हिस्सा है, किसका, तो ये उत्सर्जन का हिस्सा है। किसका, उत्सर्जन का हिस्सा है। किसका, उत्सर्जन का हिस्सा है। चलो आ जाओ, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ना, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। मनुष्य में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे वीडियो। आ जाओ, तो कहता है सर मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। आपका विक्र से होता है, त्वचा से होता है, फेफड़ा से होता है, आकृति से होता है, ठीक है ना। तो ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। और सच्चे दिल से एक बार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है। आ जाओ, अब देखो हमसे पूछा है मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। फेफड़ा काम करना बंद, ऐसे किया फेफड़ा काम करना बंद, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना बंद। यानी कहां से होता है सर, तो ये फेफड़ा से होता है। कहां से होता है, फेफड़ा से होता है। कहां से होता है, फेफड़ा से होता है, ठीक है। तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है, तो फेफड़ा से होता है। किससे होता है, तो ये फेफड़ा से होता है, ओके। आना, कहता है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति 0.03%, ठीक है। हाँ, कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस की उपस्थिति है कितना, तो 0.03%, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि टेलीग्राम को अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किया तो सच्चे दिल से तो पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि ज्वाइन करने का सबसे बड़ी फायदा यह है ना कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले भेज देता हूँ। हाँ, हम अपना GF का तो फोटो नहीं है भेजेंगे, अरे कुछ अच्छे चीज़ों भेजेंगे एग्जाम के 30 मिनट पहले। सोच लो हम क्या भेजते होंगे, ठीक है। तो उसको जाकर के सर ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। और जो लोग अभी तक सारे क्लासेस नहीं देखें तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, मैथ और साइंस दोनों का एक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ, कहता है ना सर कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अच्छा, ये जो लार होता है, हम लोग कभी कभी हम लोग का मुंह से जो लार गिरता है ना, अगर लार गिराना है ना तो कभी कभी तुम रो जाओ, रोगे तो तुम्हारे मुंह से लार गिरेगा। अच्छा, ये लार में कौन सा एंजाइम होता है, ये लार में कौन सा एंजाइम होता है, बिड़ू भाई थोड़ा सा कमेंट कर दो। तो ये लार में कौन सा एंजाइम होता है, ये लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो ये लार में जो होता है सर वो होता है एमिलेज होता है, ठीक है ना, एमिलेज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, C होगा। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है सर, तो ये एमिलेज होता है, ठीक है। आ जाओ, अगला कहता है ना, थोड़ी सा कम इधर देखना, कहता है पादप में जाइलम का कार्य है।
ये पादप में जाइलम का क्या कार्य है, ये पादप में जाइलम का क्या कार्य है, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हमसे पूछा पादप में जाइलम का क्या काम है, पादप में जाइलम का क्या काम है, तो जल का वाहन। क्या होता है सर, जल का वाहन। पादप में जाइलम का क्या काम है मेरे बीरू भाई, कहता है पादप में जाइलम का क्या काम है मोहतरमा, तो कहता है जल का वाहन करना। क्या करना, जल का वाहन करना। चलो अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है, ये चार ऑप्शन में से किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है ना। किसमें सर, ये अमीबा में, किसमें, तो ये अमीबा में। हेलो हेलो बोलिए। हाँ किसमें, तो ये अमीबा में। क्या बोला हमसे कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है, तो आपको कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर, तो ये कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ये कुटपाद के द्वारा होता है, ठीक है ना। हमसे पूछा इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। हेलो हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। उसका नोटिस आएगा तो पता चल जाएगा यूट्यूब पे। अब देखिए अगला क्या बोला कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग क्या कहते हैं। रक्त में जो होता है, कहाँ, रक्त में एक हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं सर, ये प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तभी तो कहोगे तेरे घर के सामने मेरा घर भी होगा। पहले पढ़ो लिखो तभी न होगा, न तो चल जाएगा खोपचे में। हमसे पूछा रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या कहते हैं सर, ये प्लाज्मा। आना अगला सवाल कहता है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है। मनुष्य में जो प्रोटीन का जो पाचन है वो कहां से शुरू होता है, तो मेरे जीएफ के घर के सामने। नारे बिड़ू भाई, ये सब मेरे पास वो सब नहीं है। मैंने आप सबके मजाक के लिए सर, आप सबको हंसाने के लिए, आप सबको सिखाने के लिए, आप सबको बेहतर कंटेंट देने के लिए सर मैं कुछ भी जिंदगी में करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया मुझे क्या बोलता है, वो फर्क नहीं पड़ता है। बट ये फर्क पड़ता है कि आप मुझे क्या बोलते हैं, आप हमसे पढ़ के कितना खुश होते हैं, हमको ये फर्क पड़ता है। बाकी हमको किसी चीज की कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सर, ठीक है। कहता है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो मनुष्य में जो प्रोटीन का जो पाचन है सर वो कहां से शुरू होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अच्छा यूं नहीं करेगा, ना करेगा, कर दो ना भाई, थैंक यू, लव यू मेरे भाई अम्मा से। अगला क्या कहता है देख लेना। अगला कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। अच्छा क्या, अच्छा पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान मतलब आवन गवन जो होता है वो कहां से होता है, पेड़ पौधों में जो गैसों का जो आवन गवन होता है वो कहां से होता है, रंध्र से होता है। कहां से होता है सर, ये रंध्र से होता है, ठीक है ना। तो पेड़ पौधों में जो गैस का जो आवन गवन होता है, आदान प्रदान जो होता है सर वो कहां से होता है, तो वो रंध्र से होता है। मेरी बात आपकी खोपड़िया तक गया कि नहीं गया। अगर आपको और दिल से अगर चाहना है ना तो उनके पास आप ये वीडियो शेयर कर दो, वो भी खुश हो जाएंगे। कहता है मानव हृदय में पाए जाते हैं। कहा, मानव हृदय में पाए जाते हैं। क्या, यहां पे आपको दिया हुआ है वेशम 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 वेशम। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आप ये पढ़े हैं कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या पूछे या वेशम की संख्या पूछे या कक्षा की संख्या पूछे, आपको क्या पूछे, कोष्ठ की संख्या पूछे या फिर आपको वेशम की संख्या पूछे या फिर आपको कक्षा की संख्या पूछे तो 4 होता है, ठीक है ना। हमसे पूछा मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेशम, कितने, 4 वेशम या फिर 4 कोष्ठ या फिर 4 कक्षा, ठीक है ना। ये तीनों चीज हम लोग एक ही बात को बोलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। अगला सवाल बोलता है ना कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है।
अच्छा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? आप देखो ये कवक, अच्छा स्वपोषी मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं है। जिंदगी में नहीं कमाओगे तो देखोगे कि मेरी बीवी कब कमा के आएगी, तो शाम को सब्जी आएगा तो चल जबे खुपचे में। जिंदगी में खुद से कमाना सीखो सर, खुद का स्टेटस खुद बनाओ। हाँ, दूसरे के बदौलत स्टेटस बनाओगे ना तो वो स्टेटस में कोई दम ही नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, तो कहता है सर कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। हमसे पूछा कवक, कवक मतलब क्या? कवक, कवक का मतलब मृतजीवी। क्या सर? कवक का मतलब मृतजीवी पोषण। ठीक है, आ जाओ मृतजीवी विधि। आओ अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब भी बोलेगा भोजन का पाचन की अभिक्रिया तो उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन। अपचयन मत मारना, अपचयन मारवे चल जेबे खोपचे में, संयोजन मारवे चल जेबे ससुराल, और विषम स्थापना मारवे चल जेबे एक बार खोपचे में। ठीक है ना, ये जेबे खोपचे में। ये सबसे तो हमसे पूछेगा भोजन का पाचन किस प्रकार के विक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन है सर वो उपचयन विक्रिया है। ठीक है ना, कौन सी विक्रिया है? उपचयन विक्रिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का सही कितना हो रहा है। कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? कहता है ना कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? किसकी प्राप्ति होती है? तो देखो जब बोलेगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है तो ग्लूकोज की। अच्छा, ग्लूकोज का सूत्र कौन कौन बताएगा? ग्लूकोज का जो सूत्र बताएगा उसको हम अपने साली से शादी करा देंगे, पक्का करा देंगे। हाँ देखो जब बोलेगा ग्लूकोज का सूत्र तो C6H12O6। अब बता देना कमेंट बॉक्स में कि किनका किनका ये सही था, है ना। अब देखो सबको तो नहीं कराएंगे भाई, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा तो 10-20 को होगा, 50-100 को होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। आ जाना। कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखो यहाँ पे देखो, मैंने आपको जस्ट भी पढ़ाया है कि अगर आपसे पूछेगा वेशम, चाहे आपसे पूछेगा कोष्ठ, चाहे आपसे पूछेगा कक्षा, तो मानव हृदय में जो वेशम होता है, जो कोष्ठ होता है, जो कक्षा होता है वो 4 होता है। ठीक है ना, तो यहां आपसे पूछा कोष्ठक तो कितने होंगे? 4। अगर पूछता वेशम तो कितने होता? 4। ठीक है ना, अगर ये पूछता वेशम तो भी कितना होता? 4। ठीक है, कोष्ठ पूछा तो भी 4। आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ना मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। देखो मानव के रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। अब मानव के रक्त में जो उपस्थित यूरिया होता है ना सर, जो यूरिया उपस्थित होता है ना मानव रक्त में, वो होता है 20 mg। कितना mg? 20 mg। ठीक है ना, तो मानव रक्त में जो यूरिया उपस्थित जो होता है ना वो कितना होता है? 20 mg। कितना mg? 20 mg। ठीक है ना, आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ना कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अच्छा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। प्राग कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हाँ, अर्ध प्राग्ञ में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या? सी। चलो अगला क्या कहता है? कहता है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अब घर में सबके घर में दही तो जमबे करता होगा, और खास करके जो जिनके घर में भैंस होगा ना, एकदम तो दही खूब खाता होगा। ठीक है ना, दिमाग मत भैंस का दूध खा के दिमाग मत मोटा लेना। देखो एक्चुअली ये है ना कि मेरे पास भी भैंस है। ठीक है नू, मतलब यहाँ नहीं है लेकिन घर पे है। तो अब क्या होता है ना कि लोग कहता है ना कि भैंस का दूध खेबे तो दिमाग मोटा जैतू, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। भैंस का दूध खाने से दिमाग नहीं मोटाता, बट बॉडी जरूर तंदुरुस्त हो जाता है। ठीक है ना, तो हमसे पूछा क्या कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अच्छा, घर में तो सबके घर में दही तो जमता ही होगा, लेकिन आप लोग को यह नहीं पता होगा कि जब दही जमता तो उसमें कौन सी क्रिया होती है। आज के बाद घर जाना है और अपने मम्मी को बताना है कि मम्मी जो अगर तुम जो दही जमाती है ना तो उसमें कौन सी क्रिया होता है, क्योंकि दूध से दही का बनना, हाँ कौन सी क्रिया है वो मम्मी को बताना, तभी मम्मी कहेगी कि ना आज के बाद मेरा बेटा भी पढ़ना चालू कर दिया। ठीक है नू, सब बताएगा कि नहीं बताएगा? हाँ, तो कौन सी क्रिया होगा सर? किण्वन क्रिया। कौन सी सर? ये किण्वन
ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत? तो दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो ये किण्वन होती है, ठीक है ना। आ जाओ, आज के बाद सब खुश हो गया ना। आ जाओ, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ पे? मानव में डायलिसिस थैली है। अरे पूछा डायलिसिस थैली, मानव में डायलिसिस थैली। अब देखो पूछा मानव में डायलिसिस थैली, क्या पूछा सर? ये डायलिसिस थैली पूछा। क्या पूछा? डायलिसिस थैली। तो नेफ्रोन कहाँ पे होगा सर? ये नेफ्रोन। कहाँ होगा ये? नेफ्रोन। कहाँ होगा ये? नेफ्रोन। आ जाओ, तब भी तो कहोगे सर कि जब से मैंने तेरे को देखा दिल से दिल की पाल हो गला। अब ये सब करबे तो चल जेबे खुपचे में। हाँ देखो, हम कितने लोग को देखते हैं ना कि रोड पे चलेगा इने और देखेगा उनने, 8 साल के बाद चल जाएगा उनने। कंडीशन तो ये ना होगा, अभी जाने का कोचिंग तो जाएगा उनने, है ना। 8 साल के बाद कंडीशन ये है कि तुमको परिवार को चलाना चाहिए, लेकिन दुनिया तुमको चलाएगा, परिवार तुमको चलाएगा। हाँ तो ये ना कहता है अभी जाओगे इनने और जाने का इनने, जाओगे उनने, 8 साल के बाद जाने का इनने तो चल जाओगे उनने। समझे बात को? मेरा समझ गया ना ये सारा? नहीं समझा? नहीं समझा तो 8 साल के बाद समझ जाना। कहता है ना सर कि मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। विक्र का जो संबंध है सर, जैसे अभी देखो, अभी बिहार में सर क्या है? लालू जी, और यूपी में क्या है सर? तो मुलायम सिंह जी, जिनका अभी देहांत हो गया। तो सर बहुत नेता तो सब रहा, लेकिन नेताजी कोई नहीं बन पाया, बस मुलायम सिंह ही नेताजी बन पाया, ठीक है ना, क्योंकि इसको कहा जाता है धरती पुत्र। हाँ तो वो चले गए, तब दोनों का क्या हो गया? संबंध है। बड़ा तागड़ा था दोनों का, लालू जी का उनका संबंध। तो यही बात है सर। अब पूछा कि उत्सर्जन जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो ये जो है सर वो आपको विक्र से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है सर? ये विक्र से संबंधित है, यानी विक्र जो है वो उत्सर्जन से है। उत्सर्जन किससे है? विक्र से है। आ जाओ, अगला सवाल कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो तो जेन्युइन बात है कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा ही। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब ये तो हम नहीं बताएंगे कहाँ से रे? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब प्रकाश का संश्लेषण होता है, जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना, वो जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो वो जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो ये जल से निकलता है, ठीक है। आ जाओ, कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ये मैं नहीं बताऊंगा सर, क्योंकि ये जो सवाल जो है ना मैंने लगभग 20 बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। हाँ जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। इसका देखो, हाँ इसको कमेंट करना पता है, सवाल नंबर 25 लिख करके, ठीक है। 25 नंबर के सवाल को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ये 25 का सवाल का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। जिनका सही जवाब रहेगा उनको मैं अगले वीडियो में नाम भी लूंगा, ठीक है। आ जाओ, कहता है ना अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? अच्छा, अस्टोमाटा जो है ना सर वो पौधे के एक अंग का नाम है जो कहाँ पाया जाता है? तो ये पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है, ओके। आओ, अगला कहता है ना वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पो उत्सर्जन जो सर वो कैसी प्रक्रिया? तो वाष्पो उत्सर्जन जो सर वो भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया, ठीक है। तो वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? तो ये भौतिक प्रक्रिया है, ओके। और मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सर, जो आप सबने इतना प्यार दिया। तो एक छोटा सा प्यार और देना सर कि सभी के सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, मेरा आपका दायित्व यही बनता है। मैं जितना सच्चे दिल से आपको पढ़ाता हूं उतने सच्चे दिल से आप एसके साइंस क्लासेस से प्यार कर लो। पता चलेगा कि हम भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े, क्योंकि आपका सिलेक्शन में ही मेरा सिलेक्शन है। आपको टॉपर बना दिए तो हम भी टॉपर टीचर में नाम आ गया सर। तो बस मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि खुद का तरक्की करने में कभी जिंदगी में खुद का तरक्की नहीं होता सर। हाँ, जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो अपने कमजोरी पे खुल के बार करता है। और जिसको ये नहीं पता है कि मेरे अंदर कमी क्या है, तो वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा सर। अगर आगे बढ़ना है, भविष्य में कुछ करना है, तो सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरी को पकड़ो और उस कमजोरी पे खुल के बार करो। इसके बाद दूसरे के कमजोरी पे पकड़ना। तो ऐसा नहीं है दूसरे के कमजोरी खोजने लगा, अरे तुरा में तो ये कमजोरी, अरे बकरोला पहले तुम अपने अंदर ना देखो तुम में क्या कमजोरी है, ठीक है। तो सबसे पहले सर सभी को दिल से धन्यवाद और प्यार आशीर्वाद दीजिए इसके साइंस क्लासेस को। थैंक यू, लव यू। आपका जय पराक्रम खत्म हो गया, बाकी आपका क्लास डेली चलता रहेगा।
शाम को 8 बजे और सुबह के लगभग 9 बजे आपका क्लास चलता है, ठीक है सर। 9 से 10 बजे क्लास चलता है, ठीक है। तो थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।